जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम निखिल उपाध्याय। आप मेरा चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया देख रहे थे और हम अपना जो टॉपिक है उस वो शुरू करने वाले हैं, डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। So far, we have examined fact that of the Harappan civilization in the context of how archaeologists have used evidence for material remains to piece together parts of fascinating history. However, there is another story as well. How about archaeologists discovered the civilization? अब बोला गया है कि हमने क्या किया है, हमने इससे पहले हमने एक चीज देखी कि हम जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम जान रहे थे वो हम कैसे जान रहे थे, जो वहां पे हम एविडेंस यूज कर करके इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ आर्कियोलॉजिस्ट हैव यूज एविडेंस, जो चीज हमें मिली उसे हमने किस तरीके से फिक्स की और उस फिक्स करने के बाद क्या आउटकम आया हमारा, तो उस बेसिस पे हम हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। बट एक दूसरा तरीका जो है, ठीक है, उसमें क्या है, उस दूसरे तरीके में हमने ये देखा है, हाउ देयर इज अनदर स्टोरी। दूसरी कहानी ये है, तरीका नहीं, दूसरी कहानी ये है कि किसी ना किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने तो खोजा होगा ना, तो वही चीज हम पढ़ने वाले हैं कि किसने खोजा था और क्या खोजा था। When Harappan cities fell into ruin, people gradually forgot all about them. जब हड़प्पन सिटीज क्या होगी, रून में चली गई, मतलब तबाह हो गई थी, तो लोग उनके बारे में भूल गए। कोई भी चीज जब डिट्रॉयड हो जाती है तो लोग उसके बारे में याद चीज नहीं करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे एक कुछ टाइम होता है, उसके बाद टाइम बीतता है, लोग भूलते चले जाते हैं। वही चीज हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ हुई थी। When men and women began living in the area millennium later, they did not know what to make of the strange artifact that occasionally surfaced, washed by floods or exposed by soil erosion, or turned up while plugging the field or digging for treasure. अब बोला गया जब वहां पे मेन और वुमेन, जब वहां पे ह्यूमन सिविलाइजेशन रहने लगी, कुछ टाइम बाद क्या होता, हड़प्पन सिविलाइजेशन आई, ठीक है। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का टेन्योर था। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ना एक डार्क एज माना जाता है, ठीक है। डार्क एज मतलब इस टाइम तक हमें कोई भी चीज हमें देखने को नहीं मिलती। उसके बाद फिर हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सारे जो ऋग्वेदिक पीरियड हमारा शुरू होता है, तो यहाँ से वापस लिटरेचर वगैरह ये सब शुरू होता है। तो इस पीरियड के दौरान, ये जो डार्क एज का फेज है, इस दौरान हमें कोई भी आर्टिफैक्ट्स नहीं मिलते। तो जब लोग इस वाले फेज में, सी वाला जो फेज है, इस वाले फेज में जब लोग रहने लगे, तो उन्हें यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जब खेती बाड़ी करने लगे, अपनी जमीनों के लिए गड्ढा खोदने लगे, तो उन्हें यहाँ पे काफी सारे आर्टिफैक्ट्स मिलने लगे। अभी आर्टिफैक्ट्स कैसे कैसे मिले थे, पहला सरफेस पे अपने आप आगे, मान लो कि किसी एक आर्टिफैक्ट रखा है, उसके ऊपर बस एक पतली सी लेयर है, वो मिट्टी हटी तो हमें ये चीज क्या देखने को मिली, वो आर्टिफैक्ट देखने को मिल गया। या वो आर्टिफैक्ट नदी में, या फिर क्या कहते हैं, रिवर में, हवाई नदी वही हुई, किसी रिवर के अंदर दबी हुई थी, जब रिवर में फ्लड आया तो वो आर्टिफैक्ट्स पानी से बाहर आके जमीन पे आ गए। या सॉइल इरोजन हुआ, जब ऊपर की लेयर क्या हो, सॉइल की फ्लश फ्लश हो जाए किसी रेन या फिर फ्लड की वजह से। या फिर जब हमने खुदाई की तब हमें पता चला, या हमने क्या किया, एक गड्ढा खोदा कि ट्रेजर ढूंढने के लिए, तो हमें क्या था, ये सारे आर्टिफैक्ट्स मिले। अब लोगों को पता नहीं था इसका क्या करना है, ठीक है। दे डिड नॉट नो व्हाट टू मेक ऑफ द स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट, इस आर्टिफैक्ट्स का करना क्या है, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि जो सिविलाइजेशन है वो इससे पहले की एग्जिस्टेंस थी नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं, ए डिनोट हो गया हड़प्पन के लिए, बी डिनोट हो गया हमारे डार्क एज के लिए, सी डिनोट हो गया हमारा लिटरेचर वाले पीरियड के लिए। तो जो इस पीरियड है, लोगों को लगता था कि यही पीरियड इनका यहाँ से शुरुआत हुआ है, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट उन्हें लगता था। बट असली में स्टार्ट पॉइंट तो ये था, रियल जो स्टार्ट पॉइंट है वो तो हमारा ये था, डार्क एज वाला, है कि नहीं, डार्क एज का हड़प्पा वाला। तो इस वजह से लोग कंफ्यूज थे। अब यहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम क्या है, कनिंगम कंफ्यूजन, ठीक है। ये भी क्या है, अब ये कौन है, हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसने कोई एक गलती की थी, ठीक है, या इसके कंफ्यूजन था जिसकी वजह से हड़प्पन को अच्छे से खोज नहीं पाया था, अच्छे मतलब हड़प्पा को खोज ही नहीं पाया। क्या है देखते हैं। वेन कनिंगम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका कौन थे, डीजी कौन थे, कनिंगम था। बिगेन आर्कोलॉजिकल इवैक्यूएशंस, evacuation कह रहा हूँ, excavations in the mid 19th century. Archaeologists preferred to use the written words, text and inscription as a guide to investigate. अब क्या था, जब कनिंगम ने ये चीज खोजना शुरू किया कि हम पास्ट की चीजों को देखेंगे, एक्सकवेट करेंगे, वहां पे क्या है क्या नहीं है, 19th सेंचुरी में, इन द मिड 19th सेंचुरी मतलब 1850s की बात की गई है, ठीक है। 1850s में जब उसने ये चीजें खोजना शुरू किया, तब हुआ क्या, तो आर्कियोलॉजिस्ट ना उस टाइम पे किस चीज पे, देखो अब अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, आप किस चीज पे बिलीव करोगे, किसी ने कुछ कहा उस पर बिलीव करोगे, आप रिटन सोर्सेज पे ज्यादा बिलीव करते हो, रिटन पे। तो वैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट भी क्या कहते हैं, रिटन वर्ड्स पे ज्यादा बिलीव करते हैं। जैसे कोई टेक्स्ट हो गया, किसी ने कोई किताब लिखी हो या इंस्क्रिप्शन लिखा हो, तो इस चीज पे जो आर्कियोलॉजिस्ट ज्यादा बिलीव करते थे। In fact, Cunningham's main interest was in the archaeology of early historic 6th century BC to 4th century CE and later period. मतलब जो कनिंगम था उसने ये नहीं सोचा था कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ये हड़प्पन टाइप तक हो सकती है। उसका जो मेन था वो था 6th सेंचुरी
सिक्स सेंचुरी आपकी कितनी हुई, सिक्स सेंचुरी बीसी, मतलब अगर यहाँ पे मैं जीरो डाल देता हूँ, इससे पहले से 600 ले लो, ठीक है, और इसके बाद का फोर्थ सेंचुरी, मतलब कि आपका हो गया ये हमारा कौन सा चल रहा है 21st, हाँ ठीक है, 400 मान लो, ठीक है, मतलब 600 बीसीई से लेके 400 सीई तक का उसका टेन्योर था। बट हमें देखने को क्या मिलता है कि 600 बीसीई से पहले भी सिविलाइजेशन थी, है कि नहीं, बट कनिंगम को इसी टाइम पीरियड के बीच में खोजने की इच्छा थी, उसे बस इतनी चीज के बीच में इंटरेस्ट था। He used the account left by the Chinese Buddhist pilgrims who had visited the subcontinent between the 4th century and the century to locate early settlements. अब क्या था, इसने किसका यूज किया, जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे, जो चाइना के लोग यहाँ पे आए थे, जो बुद्धिस्ट ने जो सारी चीजें लिखी थी, उनके जो एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं, उस चीज का यूज किया था इसने 4th और 7th सेंचुरी के बीच की, या 4th और 7th सेंचुरी की चीजों को लोकेट करने में। कनिंगम ऑल्सो कलेक्टेड डॉक्यूमेंट एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शन फाउंड ड्यूरिंग दिस सर्वे। अब उसने जितने भी वो क्या क्या इंस्क्रिप्शन मिले उसे ट्रांसलेट करना शुरू किया। व्हेन ही एक्सकवेटेड साइट ही टेंडेड टू रिकवर आर्टिफैक्ट दैट ही थॉट हैड कल्चरल वैल्यूज। जब उनने क्या किया, सारी साइट्स को एक्सकवेट करना शुरू किया, खोदना शुरू किया, उन्हें डिग करना शुरू किया, तब उनने क्या रिकवर किया, उन्हें ये देखा कि ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं इनकी क्या कुछ ना कुछ कल्चरल वैल्यूज है, कुछ ना कुछ एक कल्चर से रिलेट करता है उस टाइम के। जैसे कि हमने क्या कहते हैं ग्रेट, अब मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ये उसने डिस्कवर नहीं किया था, जो ग्रेट बात है, ठीक है, जो हमने हड़प्पा में पहले पढ़ा था, वो हमने क्या किया, उसके कल्चर से नोट किया, क्या पता ये उनके लिए कोई धार्मिक जगह, कोई रिचुअल्स करते हो यहाँ पे। तो ऐसे ही हम जब विजयनगर पढ़ेंगे तो वहां महानवी डिब्बा पढ़ने वाला है कि वो किस रिचुअल से कनेक्टेड था। तो वैसे ही जो क्या होता है कि जब कोई भी हम साइट्स या कोई भी जगह ढूंढते तो हम सबसे पहले उसकी कल्चरल वैल्यू देखते हैं कि वो क्या उस कल्चर में ढल पाता है, नहीं ढल पाता है, उसकी क्या वैल्यू होगी, ये चीज हमें इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। A site like Harappa, which was not part of itinerary of Chinese pilgrim, was not known as early historic city, did not fit very neatly within his frameworks of investigation. अब क्या था, जो ये साइट है हड़प्पा, वो चाइना के जो लोग आए थे, चाइना के जो पिलग्रिम्स लोग आए थे, उनने आने से पहले ही हड़प्पन साइट थी, ठीक है, तो उनकी किसी भी किताब में, ये उनकी बुक है, उनकी किसी भी किताब में हड़प्पा के बारे में तो लिखा नहीं होगा, है कि नहीं। जब उसकी उनकी किताब में नहीं लिखा तो ये जो किताब किसने पढ़ी थी, कनिंगम ने पढ़ी थी। अब कनिंगम ने ये जो किताब पढ़ी तो उससे भी इस हड़प्पा के बारे में पता नहीं होगा, है कि नहीं। तो उसके जो फ्रेमवर्क था, उसका फ्रेमवर्क क्या था, 600 बीसी से 400 सीई तक, उस फ्रेमवर्क के बीच में हड़प्पा आई नहीं, क्योंकि उससे भी ओल्डेस्ट था, तो उसने इसके बारे में खोजा ही नहीं। So although Harappan artifacts were found fairly often during the 19th century, some of these reached Cunningham. He did not realize how old these were. अब हुआ क्या, 19th सेंचुरी में 1800 से लेके 1900 के बीच में उसे क्या मिले, कनिंगम को आर्टिफैक्ट्स मिले, हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स मिले। बट जो कनिंगम था उसे तो पता ही नहीं था ना कि इतनी पुरानी सिविलाइजेशन होती है। तो कनिंगम को ये डाउट हुआ कि इन्हें मैं कहाँ प्लेस करूं, ये जो चीजें मिल तो गई हैं, उसे इनका एग्जैक्ट एज नहीं पता था। उसे लगा था जो सिविलाइजेशन है वो 600 से शुरू हो रही है, 600 बीसी से शुरू हो रही है। तो वो क्या कर रहा था कि इस आर्टिफैक्ट्स को 600 बीसी से लेके 400 सीई के बीच में ही डालने की कोशिश कर रहा था। हड़प्पन सील वॉज गिवन टू कनिंगम बाय एन इंग्लिशमैन। अब क्या था, हड़प्पन सील दिया गया था किसे, कनिंगम को दिया गया था, एक इंग्लिशमैन था, एक ब्रिटिशर ने क्या किया, उस सील को उठाया, हड़प्पा की सील को, और कनिंगम को दे दिया। He noted the object but unsuccessful tried to place it within the time frame with which he was familiar. उसने क्या किया, उस आर्टिफैक्ट्स को लिया, देखा, समझा, और उसने क्या किया अनसक्सेसफुली, मतलब कि उसने अपने टाइम पीरियड के बीच में 600 बीसी से लेके 400 सीई के बीच में क्या किया, अब डालने की कोशिश की थी। उसने ये चीज फिट करने की कोशिश की। This was because he, like many others, thought that Indian history began with the first city of Ganga Valley. अब हुआ क्या था, हम ये चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। अब हुआ क्या, उसे ये लगा कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो कहाँ से शुरू थी, गंगा वैली से शुरू हुई थी। जो पहली सिटी जब डेवलप हुई थी अराउंड 600 बीसी के अराउंड पे, तब हमें ये चीज देखने को मिली थी। तो उसने लगा कि ये जो आर्टिफैक्ट है इसी टेन्योर के बीच में होगा। जब शुरुआत ही 600 बीसी से हुई है तो आर्टिफैक्ट इन्हीं के बीच में मिल सकता है, इससे पहले तो मिलने के कोई चांस नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। Given his specific focus, it is not surprising that he missed the significance of Harappa. अब उसने क्या था, जो उसका स्पेसिफिक फोकस किस पे था, 600 से 400 भी इसके बीच में, टेन्योर के बीच में। तो ये जो उसकी सबसे बड़ी गलती हुई थी हड़प्पा को ढूंढने में। आगे चलते हैं। तो अब देखो, अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, एक नया पुराना सिविलाइजेशन, नाम ही अलग सा है।
Subsequently, seals were discovered at Harappa by archaeologists such as Dayaram Sahni in the early decades of 12th century in the layer that were definitely much older than the early historic level. अब बोला गया एक सील मिली किसे, हड़प्पा की सील किसे मिली थी, दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी कौन है, एक आर्कियोलॉजिस्ट था इस टाइम पीरियड में। कब मिली थी, 20th सेंचुरी में, डिकेट्स इन दी अर्ली डिकेट्स ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब कि 1900 के आसपास की बात की गई है। इस टाइम पे दयाराम साहनी को एक हड़प्पा की सील मिलती, कहाँ पे, एक लेयर के अंदर, मतलब कि काफी सारी लेयर्स होती है, उन लेयर में से किसी एक लेयर्स में क्या मिली, एक सील मिली थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की दयाराम साहनी को। इट वॉज देन दैट देयर सिग्निफिकेंस बिगेन टू रियलाइज। अब जब दयाराम साहनी को मिला, उसने कहा ये जो आर्टिफैक्ट मिला, ये जो सील मिला, इसकी जो टेन्योर है, ये अर्ली हिस्टोरिक लेवल से भी हमें पहले का देखने को मिलता है जब उसने इसकी फाइंडिंग की। अनदर आर्कियोलॉजिस्ट रखल दास बनर्जी फाउंड सिमिलर सील एट मोहनजोदारो लीडिंग टू दी conjecture that these sites were parts of a single archaeological culture। अब क्या था, एक दूसरा आर्कियोलॉजिस्ट है जिसका नाम क्या है, राखल दास बनर्जी। उसने मोहनजोदारो के पास एक नई सील देखी, ठीक है। उसने कहा कि ये देखो, जो हड़प्पा की सील है और मोहनजोदारो की सील है, इसमें कुछ सिमिलैरिटीज है, ठीक है, इसका टेन्योर भी एक जैसा लग रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन एक बड़ा आर्कियोलॉजिकल कल्चर, मतलब या एक बड़ी साइट का पार्ट हो सकती है। Based on the finds in 1924, John Marshall, Director General of ASI, announced the discovery of new civilization in the Indus Valley to the world। अब क्या था, जब ये चीज हुई, रखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने ये सील्स ढूंढे, तब क्या हुआ, जो डीजी था जिसका नाम क्या है, जॉन मार्शल, जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो डायरेक्टर जनरल है, उसने क्या अनाउंस किया, उसने ये अनाउंस किया कि हमने क्या किया, एक नई डिस्कवरी की है, एक नई सिविलाइजेशन की, जिसका नाम क्या है, इंडस वैली, ठीक है। The Essendroid noted it the story of archaeologist Marshall left India 3000 years older than he had found her। अब बोला गया, एक बुक या फिर एक बंदे ने ये लिखा, एसेंड्रॉय ने ये लिखा कि नोटेड इन दी स्टोरी, उसने बुक में लिखा द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, जो बुक का नाम था, उसमें उसने ये लिखा कि मार्शल, जॉन मार्शल ने इंडिया को जब छोड़ा, उसने 3000 पुराना छोड़ा, मतलब कि हम जो मान रहे थे कि ये हमारा स्टार्ट पीरियड है, जो हमारा स्टार्ट पीरियड हम ये मान रहे थे, तो उसने क्या किया, 3000 साल हमें पीछे ले जाके बताया कि नहीं, रियल स्टार्ट पीरियड तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा रियल स्टार्ट पीरियड है, ये वाला नहीं है। ए स्टार्ट पीरियड है, बी वाला तुम्हारा स्टार्ट पीरियड नहीं है। मतलब कि जॉन मार्शल ने ढूंढा, तो मतलब जब इंडिया में आया, तो वो तो आया तो इस टाइम पीरियड पे था, बी वाले पे, बट जब वो गया तो इंडिया 3000 साल पुराना था। ये उसने अपनी किताब में कहा था। This was because similar till then unidentified seals were found at excavation at Mesopotamian site. This was because similar till then unidentified seals were found at the excavation at Mesopotamian site. It was then that the world knew not only on new civilization but also not only of a new civilization but also of one contemporaries of Mesopotamia। अब हुआ क्या, जो ये जो सील्स मिल रही थी, ठीक है, अब उस टाइम पे क्या था कि मेसोपोटामिया जो था इसका कंटेम्परेरी था, मतलब उस टाइम पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी चलता हुआ देखने को मिलता, जिस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिल रहा था। तो लोगों ने ये डिस्कवर किया कि मेसोपोटामिया अकेला सिविलाइजेशन नहीं था उस टाइम पे चलने वाला, उसका एक कंटेम्परेरी भी था जिसका नाम क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बात समझ में आई। In fact, John Marshall's stint as Director General of the ASI marked a major change in Indian archaeology। उसने एक नया चेंज लेके आया इंडियन आर्कियोलॉजी में। क्या है? He was the first professional archaeologist to work in India and brought the experience of working in Greece, Crete to the field। अब वो क्या था, पहला प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट था इंडिया में काम करने वाला, जिसने एक्सपीरियंस कहाँ से लाया था, मतलब उसने ग्रीस में भी एक्सकवेशन की थी एंड क्रीटा में भी एक्सकवेशन की थी, तो वहां के एक्सपीरियंस अपना इंडिया में लेके आया था। More importantly, though like Cunningham, he too was interested in spectacular find. He was equally keen to look for patterns of everyday। अब कनिंगम की तरह वो क्या था, एक नई नई इंटरेस्ट में, एक नई नई चीजों को खोजने में उसका इंटरेस्ट रहता था कि नई नई पैटर्न्स मिले, नई नई चीजें उसे देखने को मिले हिस्ट्री से रिलेटेड। Marshall tended to excavate along regular horizontal unit measured uniformly, ठीक है, यूनिफॉर्मली अन के पूरा में uniformly throughout the mold, ignoring the stratigraphy of the site। This meant that all artifacts recovered from the same unit were grouped together, even if they were ये क्या हो रहा है, even if they were found at different strategized level, ठीक है। As a result, valuable information about the context of these find was irretrievably lost।
अब हुआ क्या कि जो मार्शल था वो किस लेयर में ना, अब एक होता है स्ट्रेटिफाइड लेयर। स्ट्रेटिफाइड लेयर क्या है कि मान लो ये जो एक लेयर है, ये एक स्ट्रेटिफाइड लेयर है, मतलब कि इस ड्यूरेशन में जो क्या होगा, मिट्टी होगी वो क्या होगी, एक ही ड्यूरेशन की मानी जाएगी। जो ये दूसरा लेयर है इसमें हमें क्या मिलेगा, जो मिट्टी है ये दूसरी लेयर की मानी, मतलब दूसरे टाइम पीरियड की मानी जाएगी। यहाँ पे जो ये मिट्टी है ये एक अलग टाइम पीरियड को डिनोट कर रही है। ये क्या हुआ, ये हमारा स्ट्रेटिफाइड लेयर हुआ। बट मार्शल क्या कर रहा था, मार्शल इस स्ट्रेटिफाइड लेयर को ना खोज के वो किस लेयर में खोजता है, वो मिट्टी को ऐसे लिया उसने, एक लेयर दो लेयर, मतलब पूरी सीधी सीधी लेयर बना दी, ए बी सी। अब अगर कोई भी आर्टिफैक्ट इस ए लेयर में मिलता था उसका टाइम पीरियड वो एक रख देता था, बी में अगर कोई मिला तो उसका टाइम पीरियड वो एक रख देता था, सी में मिला तो उसका टाइम पीरियड एक अलग रख देता था। तो ये मानते हैं कि मतलब अगर कोई आर्टिफैक्ट ए लेयर में मिल गया, अब अगर ये सी आर्टिफैक्ट, देखो यहाँ पे आओ, स्ट्रेटिफाइड वाले पे आओ, अगर कोई आर्टिफैक्ट यहाँ पे मिला है सी वाली जगह पे, ठीक है, हम ये स्टार मार्क कर देते हैं इस आर्टिफैक्ट, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये जो ए वाला जो टेन्योर है यहां से यहां तक है, तो ये जो स्टार वाला है ये सी सिविलाइजेशन को नहीं डिनोट करेगा, ये सी के टाइम पीरियड को डिनोट नहीं करेगा, ये ए के टाइम पीरियड को डिनोट करेगा। इसकी वजह से गलतियां होंगी कि नहीं होंगी। अगर आप कहो कि अगर मैं 9th की बुक और 12th की बुक एक ही शेल्फ में रख दूं, ठीक है, अगर मैं एक एग्जाम्पल के लिए बताऊं, ये आपकी लाइब्रेरी गए, यहाँ पे काफी सारी बुक्स की शेल्फ है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे 9th की किताब रख दी है, 9th की साइंस या हिस्ट्री की किताब रख दी, 10th की भी किताब रख दी, 11th की भी किताब रख दी और 12th की भी किताब रख दी। क्या सारी की सारी किताबों की सेम वैल्यू होगी? नहीं होगी ना, सबकी अलग अलग वैल्यू है ना। तो वैसे ही क्या था, मार्शल क्या करता है कि अगर उसके सेम लेयर इसमें मिल गई कोई चीज, तो अगर उसे 9th की चीज मिली है सबसे पहले, तो ये मानेगा 10th का भी जो 10th की किताब है वो भी सेम क्लास के लिए होगी, 11th की जो किताब है वो भी सेम क्लास के लिए होगी, 12th की जो किताब है वो भी सेम क्लास के लिए होगी। बट ऐसा नहीं होता। ये बात समझ में आई। तो मार्शल टेंडेड टू एक्सकवेट अलोंग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट, रेगुलर हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से वो एक्सकवेट करता है, एक बॉक्स बना बना के कि ये लेयर इस टेन्योर को डिनोट करती होगी। इग्नोरिंग द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द सेट, वो इस चीज को इग्नोर कर देता था कि क्या पता मिट्टी ऊपर नीचे भी तो हो सकती है, अगर एक लेयर सबसे ऊपर है तो जरूरी थे ना कि वो हर जगह पे, जो क्रस्ट के हर जगह पे इक्वल डायमीटर की होगी, ठीक है, इक्वल डायमीटर। मैं आपको एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। अब आप ये चीज देखो, अब यहाँ पे अगर हम इस चीज को देखें, यहाँ पे मान लो 10 किलोमीटर है, यहाँ पे क्या आपको 10 किलोमीटर देखने को मिल रहा है? यहाँ पे हमें क्या एक ही किलोमीटर देखने को मिल सकता है कि नहीं? यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 10 किलोमीटर, यहाँ पे एक ही किलोमीटर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमें अगर 5 किलोमीटर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे हमें 2 किलोमीटर ही देखने को मिल सकता है। तो इसे हम स्ट्रेटिफाइड लेयर्स कहते हैं, स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं, कि हर जगह पे सेम लेयर नहीं होती है। बट जो जॉन मार्शल इस चीज को इग्नोर करता था, वो क्या करता, एक ब्लॉक बनाया, उस ब्लॉक को मान लेता था ए लेयर, चाहे वो किसी भी स्ट्रेटिग्राफी में क्यों ना फॉल करे। दिस meant that all artifact records from the same unit were grouped together। इसका मतलब क्या था, यही चीज जो मैंने आपको समझाई, 9th की बुक, 10th की बुक, 11th और 12th की बुक सेम शेल्फ में रखी है, मतलब कि वो सेम क्लास के लिए डिनोट करती है, इवन इफ दे वर फाउंड एट डिफरेंट स्ट्रेटिग्राफी लेयर्स, ठीक है। एज अ रिजल्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेक्स्ट ऑफ दिस फाइंड्स वर, क्या लिखा है, इनहेबिटेबली लॉस्ट। अब इसकी वजह से क्या था, जो भी इंफॉर्मेशन मिलनी थी, अब अगर ये जो बुक है, ये अगर हम ये देखते हैं 9th की यहाँ है, 10th की हमें सारी की सारी यहाँ इस लेयर में मिल जाएगी, 11th की हमें सारी की सारी इस लेयर में मिल जाएगी, तो इससे क्या है, हमें पता चलेगा कि कौन सी क्लास में कौन सी चीज जरूरी है। बट अगर मान लो कि यहाँ पे कोई बंदा आया है, उसने सोचा कि ये भी, अरे 11th वाली किताब ये भी तो 9th क्लास में चल जाएगी, वो अगर इस चीज को पढ़ने लगेगा उसे कंफ्यूजन होगा, उसे कोई चीज समझ नहीं आएगी। तो इसी चीज में क्या हो रहा, ये चीज हो रही थी कि लोग क्या कहते हैं, एक ही लेयर्स में उन चीजों को लाइक एक ही लेयर में जब हमें सारी, मतलब कैसे समझाऊं मैं, यहाँ पे लिखते हैं, अगर ए आर्टिफैक्ट्स हमें यहाँ पे मिल रहा है, हमने ए ब्लॉक मान ली, इसे हमने वन वो मान लिया, ठीक है। इसी लेयर में अगर हमें कोई और आर्टिफैक्ट मिला है बी, जिसका टेन्योर क्या हो, पूरा 3 से 4 के बीच में हो, और ए का टेन्योर क्या हो, ए का टेन्योर 2 से 3 के बीच में हो, तो हम इन दोनों को ग्रुप कर लेते थे एक ही में, हम कहते हैं दोनों किस में 2 से 3 हजार के बीच में मिलेंगे। इसकी वजह से क्या था, जो इंफॉर्मेशन होती थी वो खो जाती। अब जो बी की जो इंफॉर्मेशन है, जो हमें और पुराने हमें लेके जाती और पुरानी चीजों को डिस्कवर करने में मदद करती, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी वैल्यू तो चलेगी ना, यही चीज में बता रखी है, ठीक है। अब हम शुरू करना है न्यू टेक्निक एंड क्वेश्चन। इट वॉज R.M. Wheeler after he took the DG of ASI in 1944 who rectified the problem। अब क्या था कि एक नया डीजी है जिसका नाम क्या था, R.M. Wheeler, जो कि ASI था
ठीक है, मतलब एएसआई का डीजी था 1944 में। उसने ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की, कौन सी, ये लेयर्स वाली। Wheeler recognized that it was necessary to follow stratigraphy of the mold rather than dig mechanically along the uniform horizontal line. उसने क्या कहा कि हमें एक स्ट्रेटिफाइड लेयर में ढूंढना पड़ेगा। अगर ये लेयर ए है, ठीक है, ये वाली लेयर अगर ए है तो हमें ए लेयर की जो आर्टिफैक्ट मिलेगी उसे एक टाइमलाइन में लिखेगा। अगर ये लेयर बी है, अब तो बी लेयर में जो भी आर्टिफैक्ट्स मिलेंगी तो हम उसे बी टाइमलाइन में डालेंगे। ये किसने कहा था? आर.ई.एम. व्हीलर ने कहा था। Moreover, as an ex-army brigade, he brought with him the military precision to the practice of archaeology. अब ये कौन था? एक एक्स आर्मी ब्रिगेड भी था, तो इसकी वजह से ये आर्मी की जो नॉलेज है वो भी आर्कियोलॉजी में लेके आया। The frontier of Harappan civilization have little or no connection with the present day national boundaries. आज के टाइम पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी बहुत ही कम या फिर कोई भी कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन विद द प्रेजेंट डे इंटरनेशनल नेशनल बाउंड्री। जो इंडिया की बाउंड्री या पाकिस्तान की बाउंड्री से कोई कनेक्शन नहीं था, ठीक है, मतलब वो एक इंडिपेंडेंट थी, पाकिस्तान में थी, अफगानिस्तान में थी, इंडिया, तो कोई एक फिक्स्ड बाउंड्री उनकी नहीं थी। However, with the partition of the subcontinent and the creation of Pakistan, the major known site became part of Pakistan. अब जैसे ही पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बना, अफगानिस्तान बना, वेस्ट बंगाल मतलब वो बांग्लादेश बना, तो उस टाइम पे जो मेजर हमारे साइट्स थे वो कहाँ पे चले गए? पाकिस्तान में चले गए। दिस हैज स्पर्ड इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट टू ट्राई एंड लोकेट साइट्स इंडिया। अब इसकी वजह से क्या, जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे अब वो इंडिया की जो साइट्स थी उनको ज्यादा एक्सकवेट करने लग गए। An extensive survey in Kutch has revealed a number of Harappan settlement and exploration in Punjab, Haryana have added to the list of Harappan sites. अब क्या था, जब इंडिया में एक्सकवेशन तो हमें कच्छ जो कि गुजरात में है वहां पे हड़प्पन सेटलमेंट के कुछ मिले, पंजाब में मिला, हरियाणा में मिला, ये सब हमें हड़प्पन साइट्स देखने को मिली थी इन जगहों पे। While Kalibangal, लोथल, राखी, गरी, most recently धोलावीरा have been discovered. अब ये जो अलग अलग साइट्स है, कालीबंगाल, लोथल, राखी, गरी, ये सब हमें कहाँ डिस्कवर होती हुई देखने को मिली है? इंडिया में। Explored and excavated as part of these efforts, fresh exploration continued. अब ये सारी की सारी हमें देखने को मिली और इसकी वजह से जब एक चीज मिलती है तो आप चाहते हो कि और भी मिले और भी मिले, तो इस चक्कर में हम धीरे धीरे करके एक्सप्लोरेशन को कंटिन्यू करते रहे। Over the decades, new issues have assumed importance. अब जैसे जैसे साल बीतता गया, नई नई इश्यूज, नई नई जो चीजें थी उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती चलेगी। Where some archaeologists are often keen to obtain cultural sequence, others try to understand the logic underlying and location of the specific site. कुछ आर्कियोलॉजिस्ट क्या करे थे, उन कल्चरल सीक्वेंस को जानते कि इस ये कल्चर हुआ होगा, उसके बाद ये कल्चर फॉलो हुआ, फिर ये कल्चर फॉलो हुआ, फिर ये कल्चर फॉलो हुआ, ठीक है। और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, वो लॉजिक ढूंढते थे इन सब चीजों के पीछे कि इन्हीं जगहों पे ये सारे कल्चर क्यों आए, ये जो एक कल्चर है ये लोथल में ही क्यों आया, ये बाकी जगह पे क्यों नहीं है, ये कालीबंगाल या फिर राखीगढ़ी इन सब जगहों पे क्यों नहीं आया, ये सिर्फ लोथल में ही ये कल्चर क्यों था। तो इस टाइप की जो थिंकिंग थी डेवलप होने लगी। They also grapple with the wealth of the artifacts, trying to figure out the function of these may have served. अब वो क्या कहते हैं कि ये जो आर्टिफैक्ट्स थे इनकी चीजों के बारे में सोच रहे थे कि ये जो चीजें हैं इनकी क्या वैल्यू हो सकती है, इनका क्या काम हो सकता है, इनके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं उस टाइम के पीरियड में। Since 1980s, there has also been growing international interest in Harappan archaeologies. अब 1980s तक आते आते क्या होता, एक इंटरेस्ट लोगों का जग रहा था कि इसमें हड़प्पन आर्कियोलॉजी में। स्पेशलिस्ट फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट अब्रॉड हैव बीन जॉइंटली वर्किंग एट बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। अब क्या था कि अलग अलग जगह से, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट के पंजाब, अफगानिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान, तो ये सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये जो सब कॉन्टिनेंट था इन जगह से क्या थे, आर्कियोलॉजिस्ट एक जगह आ रहे थे और अपनी वर्किंग को शेयर कर रहे थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में और जानने के लिए। They are using modern scientific techniques including surface exploration and to cover traces of clay. अब क्या था, वो नई नई टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स यूज कर रहे थे किस वजह से, एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, और जो क्ले, स्टोन, मेटल, प्लांट्स, एनिमल्स की जो रिमेन्स है एज वेल एज माइन्यूट्स एनालिसिस ऑफ एवरी स्क्रैप अवेलेबल एविडेंस, जो भी एविडेंस उन्हें मिल रहा था, चाहे वो क्ले हो, स्टोन हो, मेटल हो, प्लांट हो, एनिमल की बोन्स हो, उन सबको स्टडी करने के लिए इन चीजों का यूज किया जा रहा था। These exploration promise to yield interest result in future. अब ये जो एक्सप्लोरेशन अभी हो रही है, क्या होता है जब आप कोई एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके चल रहे होते हैं ना, उसका इम्पैक्ट आपको रिसेंटली नहीं दिखता, ठीक है, रिसेंटली नहीं दिखता। जैसे अगर आप क्लास 12th में अभी हो,
ठीक है, आपने ये चैप्टर खत्म किया, 2 खत्म किया, 3 खत्म किया, 4 खत्म किया, अब आप रिवीजन भी कर रहे हो, इसका इम्पैक्ट आपको नहीं दिख रहा। 5 6 7 8 जब तक आप 12th चैप्टर पहुंचे, आपके सारे चैप्टर हो रखे हैं ना धीरे धीरे करके, और फिर आपको बस इनका क्या करना है, रिवीजन करते जाना है। तो जब आपके बोर्ड्स आएंगे तो क्या होगा, बोर्ड्स में आपके नंबर अच्छे आएंगे, 100 में से 100 आ गए आपके हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी होती है कि क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म का इफेक्ट, जो लॉन्ग प्लानिंग होती है उसके इफेक्ट जल्दी नहीं दिखते, ये फ्यूचर में हेल्प करते हैं। वही चीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। इन्हें एक्सप्लोरेशन शुरू किया, बहुत मेहनत का काम है, बट इसके फ्यूचर में रिजल्ट्स अच्छे होंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। अब हम क्या है, जो चीजें मिली हैं उसे हम एक साथ करके एक पास्ट को कनेक्ट करने की कोशिश इसमें करेंगे। As we have seen, it is not Harappan script that helped in understanding the ancient culture. Rather, it is the material evidence that allow archaeologists to better reconstruct Harappan life. अब हमने ये पढ़ा कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी, ठीक है, हम उसे पढ़ तो पाए नहीं, ठीक है, डेसिफर जो हम उस स्क्रिप्ट को तो कर पाए नहीं, ठीक है, तो इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती है जिससे हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को पता किया, वो थे मटेरियल्स, जो एविडेंस जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढे थे, जो हड़प्पन लाइफ को डिनोट करते हैं। दिस मटेरियल कुड बी पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट। अभी क्या क्या चीजें हो सकती है, पॉटरी हो सकती है, टूल्स हो सकता है, कोई गहने वगैरह, ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, कोई हाउस होल्ड की कोई सामान हो सकती है, ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकते हैं जैसे कि क्लॉथ, लेदर, वुड एंड रीड्स जनरली डिकम्पोज स्पेशली इन द ट्रॉपिकल रीजन्स। ये सारी चीजें क्या थी, ये ऑर्गेनिक चीजें बोल दी, और ये नॉर्मल जो चीजें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली थी। व्हाट सर्वाइव आर स्टोन, बर्न्ड क्ले, मेटल एक्सेट्रा। अब जो चीजें हैं उनके अलावा कौन कौन सी चीजें बच गई, वो आती है, स्टोन आ जाता है। स्टोन को कभी भी डिकम्पोज तो होता नहीं, वो ब्रेक डाउन में बहुत छोटे छोटे होते, बट फिर भी वो स्टोन रह जाता है, तो उन चीजों को काफी टाइम लगता है। क्ले जो हो गए, उन्हें मेटल एक्सेप्ट, ये सारी चीजें जो बच गई थी, जिनने क्या कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने यूज किया था इन हिस्ट्री को डिफाइन करने में। It is also important to remember that only broken or useless object would have been thrown away. अब हमें ये पता चलता है कि जो भी टूटी हुई चीजें थी, जो भी बेकार सी चीजें थी, जिन्हें फेंक दिया गया था, उनकी ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अब हम पढ़ेंगे, other things would probably have been recycled. Consequently, valuable artifacts that are found intact are either lost in the past or hoarded and never treated. अब हुआ क्या? पहले जो भी हमारी ब्रोकन चीजें है या फिर यूजलेस चीजें है, उन्हें क्या है, फेंक दिया जाता, या फिर जो थ्रोन अवे चीजें है या जो टूट गई थी, उन्हें क्या किया, फेंक दिया गया। अब जब वो चीजें फेंक दी जाती तो उससे ये पता चलता है कि उसके आसपास हैबिटेट होगा, ठीक है, उसके आसपास लोग रहते होंगे, या फिर अगर कोई ब्रोकन पीस मिला है तो हमें इससे पता चलता है उसके आसपास क्या फैक्ट्री रही होगी, जैसे हमने ऊपर पढ़ते हुए हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट है, जो महंगी चीजें है, वो या तो खो गई है पास में। वैल्यूएबल कौन सी होगी, वैल्यूएबल जो भी चीजें होंगी या तो क्या होगी, लॉस्ट हो गई होगी, कहीं ना कहीं खो गई होगी, या होर्डेड हो गई होगी। होर्डेड क्या होता है, मान लो आप गुल्लक, मान लो आपके गुल्लक में आप सिक्के रखते हो और अपने गुल्लक को क्या किया, कहीं पे दबा के रख दिया कि जिसे आपके अलावा किसी को ना पता हो। बट अगर आप उस गुल्लक को आप ही नहीं ढूंढ पाए तो वो चीज तो वहीं की वहीं दफन हो गई। अब देखो मैं आपको इमेज दिखाता, ये जो चीज है ये क्या है, हुड। अब इसमें एक मटका सा है, इस मटके में क्या कर रखे, खूब सारे सिक्के रखे हुए हैं उस टाइम पे। ये चीजें मिट्टी मिली हुई, इनके अंदर सिक्के हमें देखने को मिलते हैं। या फिर अगर आप ये मटका देखो, इसके अंदर आपको क्या क्या देखना, आप सिक्के कितनी मिट्टी भरी हुई रखी हुई है। तो इन चीजों को हम कहते हैं होर्ड करके रखना, कि चीज को छुपा के एक गुल्लक टाइप का मान के रखो जिसमें आप अपनी महंगी चीजें रखते हो, ठीक है, और उस महंगी चीजों को आप कहीं दफन करके रख दो। उस टाइम पे लॉकर वगैरह तो थे नहीं, आपने मटके में डाला, उस मटके को क्या किया, मिट्टी के अंदर कुछ 2-3 फीट नीचे गाड़ के रख दिया। अगर आप राजा उस टाइम का जिंदा होगा, उसे अगर जरूरत पड़ेगी तो जाकर उसे खोद के निकाले। अगर राजा की डेथ होगी, किसी और को पता नहीं होगा, तो वो चीज वहीं की वहीं दफन रह जाती है। इन अदर वर्ड, सच फाइंड्स आर एक्सीडेंटल रेदर देन टिपिकल। अभी जो होर्ड मिलना हो गया, ठीक है, ये बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अब आपको जो टूटी हुई चीजें मिल गई वो तो आपको जगह जगह मिल जाएंगी, जो फेंकी हुई चीजें होंगी वो जगह जगह मिल जाएगी, बट ये जो खोई हुई चीजें हैं जिन्हें छुपा के रखा हुआ है, इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो ये ब्रोकन, यूजलेस, थ्रोन अवे चीजें हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्रिएट करती है किसी भी हिस्ट्री को कनेक्ट करने में। अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो है क्लासिफाइंग फाइंड्स। Recovering artifacts is just the beginning of archaeological enterprise. Archaeologists then classify their finds. अब क्या था, जो आर्टिफैक्ट्स इन्हें मिलते हैं, ये आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि एक हर एक क्या कहते हैं उसे, मुहावरा याद नहीं आ रहा मुझे, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। तो वही चीज होता है, आर्कियोलॉजिस्ट को अगर कुछ
चाहिए होता है या कोई ढूंढना होता है, तो उसके लिए कोई एक छोटी सी आर्टिफैक्ट्स भी उसके लिए ना बहुत बड़ा काम करके देती है। और आर्कियोलॉजिस्ट इन चीजों को पता है अलग अलग चीजों में क्लासिफाई करके रखते हैं। अभी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है वो देखते हैं। पहला, सिंपल प्रिंसिपल के बेसिस पे, जैसे कि मटेरियल सच एज स्टोन्स, क्ले, मेटल, बोन, इवरी एक्सेट्रा। ये क्या है? सिंपल क्लासिफिकेशन। जो मेटल होगा मेटल के साथ रखा, बोन को बोन के साथ, इवरी को इवरी के साथ, क्लेस को क्लेस के मटेरियल के साथ, तो ये समझ आया। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर फॉर इंस्टेंस एन आर्टिफैक्ट इज अ टूल और एन ऑर्नामेंट और बोथ और समटाइम मेंट फॉर रिचुअल यूज। अब सेकंड में क्या होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है। कैसे? क्योंकि कोई भी चीजें जो मिलती है, कोई भी आर्टिफैक्ट्स मिलता है, वो आर्कियोलॉजिस्ट को सोचना पड़ता है क्या ये टूल है और या ये ऑर्नामेंट है, क्या इसे हम किसी काम कर सकते हैं या इसे पहनने के काम आता है, या ये दोनों के काम आता है, या फिर ये किसी रिचुअल चीज के लिए काम आता है। तो इसमें क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट का ज्यादा हेडेक होता है, आर्कियोलॉजिस्ट को इसमें ज्यादा सोचना पड़ जाता है। पहला तो सिंपल है, लोहा, मेटल, कागज, प्लास्टिक, इन्हें अलग कर दिया। दूसरे वाले में ये अलग करना होता है कि ये टूल्स है, ऑर्नामेंट्स है, या दोनों है, या फिर रिचुअल काम के लिए यूज होता है। ठीक है। An understanding of the function of an artifact is often shaped by resemblance with present day things, beads, coins, stone blades, pots, and obvious example. अब क्या होता है, अगर हमें किसी आर्टिफैक्ट को जानना है कि वो कैसे काम करते हैं या उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम उसे प्रेजेंट डे से कैलकुलेट करके निकालते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बीड्स, क्वर्न्स, स्टोन ब्लेड्स, पॉट्स, ये सारी क्या है, एग्जाम्पल है जिसे हमने पास्ट और प्रेजेंट को कैलकुलेट करके उसका मतलब निकाला है। Archaeologists also try to identify the function of an artifact by investigating things context in which it has been found. Was it found in a house, in drain, in grave, इन अ किल्न। अब क्या है, आर्कियोलॉजी जब भी उन्हें आर्टिफैक्ट्स को मिलता है तो क्या करते हैं, इनके फंक्शंस को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो कहाँ पे मिला है। अगर कोई हैमर है, ठीक है, कोई हैमर है, वो कहाँ मिला है, किसी स्टोन के पास में मिला है या घर में मिला है, तो हम ये मानते हैं कि ये स्टोन तोड़ने के काम आता होगा। ठीक है, कोई पेन है, ठीक है, पेन की ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है मेरी, तो देख लें। कोई पेन है, वो पेपर के पास मिला था, हम ये मान सकते हैं पेपर पे कुछ लिखा जाता होगा, पेन से कोई चीज लिखी जाती होगी। तो यही चीजें आर्टिफैक्ट्स में भी काम आती है। अब वो आर्टिफैक्ट घर में मिला है तो हम ये मानते हैं उसके हाउस होल्ड के लिए यूज होता है। ड्रेन से मिला है तो नाली वाली साफ करने में या कंस्ट्रक्शन के काम में यूज होगा। ग्रेव में तो मतलब उसे के साथ उसे दफन किया गया होगा कि उसके आफ्टर लाइफ में काम आए, या किसी क्लिन में मिला है। ठीक है, क्लिन। अब ये है क्या चीज, मैं आपको बताता हूँ। एक टाइप से आपको ये इमेजेस देखने को मिल रही है, कौन सी मैं दिखाऊं, एक आग की भट्टी कह सकते हैं, ये ले लीजिए। ठीक है, कि इसके अंदर मिल रही है, इसके अगर मान लो ये जो स्टील का रॉड है, इस आदमी के जो हाथ में, ये अगर इसके पास मिला है, इस क्लिन के पास में मिला है, तो हम क्या मानते हैं, ये जो रॉड है, ये या तो इसमें पिघलाने के लिए काम होता होगा, या इन चीजों को, ये जो ईंटों को इधर उधर कर रहा है, इस चीज के लिए काम आता होगा। तो हम इस बेसिस पे इस ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं। ये बात समझ। Sometimes archaeologists have to take resources to indirect evidence. For instance, though there are traces of cotton at some Harappan sites, to find out about clothing, we have depended on indirect evidence, including depiction in sculpture. अब क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट कई बार क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज मिलते हैं उन्हें इनडायरेक्ट एविडेंस के साथ जोड़ा जाता है। मान लो उसे पेन मिला है, ठीक है, अब मान लो ये पेपर मिला है, ठीक है, पेन छोड़ो, पेपर मिला है। अब हम इस पेपर को ना क्या करेंगे, एक इनडायरेक्ट एविडेंस के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, अब इनडायरेक्ट एविडेंस क्या होगा पेन का, जैसे कि मान लो ये पेपर का क्या होगा, अब मुझे पेपर का तो याद नहीं आ रहा, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, क्यों फालतू में इतना दिमाग लगा, कि उन्हें कॉटन के ट्रेसेस मिले कि यहाँ पे कॉटन उगाया जाता, बट उन्हें कॉटन के क्लोथ्स नहीं मिले। तो उन्हें इनडायरेक्ट एविडेंस क्या लिया, वो जो हमने स्कल्पचर ऊपर देखा था जिसपे एक डिपिक्शन देखने को मिला था कि ये कॉटन के क्लोथ्स होंगे, रुको दिखाता हूँ कारण, ये वाला। ठीक है, जो प्रीस्ट किंग है, इस पे हमें ये जो क्लोथिंग देखने को मिली थी, इस पे हमने क्या माना कि ये कॉटन का क्लोथ होगा, क्योंकि कॉटन क्या है, सबसे प्योर मान जाता है और सबसे अच्छा मान जाता है। हम ये इनडायरेक्ट एविडेंस है, क्या है, इन डायरेक्ट एविडेंस हमें देखने को मिला था। ये डायरेक्ट एविडेंस है। डायरेक्ट एविडेंस क्या था कि असली कपड़ा मिल गया, क्लोथ मिला, बट हमें क्लोथ तो मिला नहीं, हमें क्या मिलता, स्टैचू मिलती, जिसपे हम मानते हैं कि ये क्या है, एक क्लोथिंग मटेरियल होगा जो कॉटन से बनता है। Archaeologists have to develop frames to reference. We have seen that first Harappan seal that was found could not be understood till archaeologists have a context in which
to place it both in term of the cultural sequence in which it was found and in terms of comparison with finds in Mesopotamia. अब यहाँ पे देखो, इसमें सिंपल से एक चीज बोल रखी है कि जो पहला हड़प्पन सील था उसे तो हम डेसिफर कर नहीं पाए, उसे हम पढ़ पाए नहीं कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं है। तो we could not understand what archaeologist context to choose in both in term। तो हमने क्या किया, उसे जब हम किसी चीज को नहीं पढ़ पाते तो हम क्या करेंगे, उसे अलग अलग जगह पे प्लेस करके देखते। अब ये जो चीज है, मान लो इसमें मैंने लिख दिया ABCDE, अब आप इसे पढ़ नहीं पा रहे तो आप इसे क्या करोगे, पहले इसे रिलीजियस चीजों के साथ जोड़ के देखोगे, ठीक है, या फिर किसी भी चीज के साथ, फिर आप इसे हैबिटेट के साथ जोड़ के देखोगे, ठीक है, फिर उसके आप कल्चर के साथ जोड़ के देखोगे। जिस जगह पे ये चीज फिट बैठेगी उस जगह पे आप उसे मान लोगे कि कल्चर के लिए यूज होता होगा। तो वैसे ही जो सील्स का काम भी यही होता था, आर्टिफैक्ट्स का भी काम यही होता, उन आर्टिफैक्ट्स को हर जगह पे जोड़ के देखा जाता कि कहाँ पे ये आर्टिफैक्ट्स का ज्यादा यूज हमें देखने को मिल रहा है या कहाँ पे ज्यादा सुटेबल देखने को मिल रहा है। ये इस लास्ट पैराग्राफ में बता रखा है। अब हम बात करें प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस की। The problem of archaeological interpretation are perhaps most evident in attempts to reconstruct religious practice। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो इंटरप्रेट किया, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा कि ये चीज होगी, ये चीज नहीं होगी, ये आर्टिफैक्ट इस चीज के लिए यूज होगा, ये आर्टिफैक्ट इस चीज के लिए नहीं यूज होगा, तो ये सारी जो चीजें हैं कि कई बार क्या होता है, इंटरप्रिटेशन सही साबित होती है, कई बार ये इंटरप्रिटेशन गलत साबित होती है, ठीक है। ये जो सोच है, ये तो हमने सोचा है ना, लिखा तो नहीं था ना, तो गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। तो यही सारी प्रॉब्लम्स हम बात करने वाले हैं इसमें। द प्रॉब्लम्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आर परहैप्स मोस्ट एविडेंट इन अटेम्प्ट टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिस। अब जो ज्यादातर जो हम क्या कहते हैं इंटरप्रेट करते हैं, ज्यादातर सोचते हैं कि ये चीजें किस लिए यूज होगी, वो होते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए हम ज्यादा इतना एम्फेसिस देते हैं। अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट thought that certain object which seemed unusual or unfamiliar may have had a religious significance। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा जो चीज हमें समझ ही नहीं आ रही या जो हम किसी से लिंक नहीं कर पा रहे, हम ये मान लेते हैं रिलीजियस सिग्निफिकेंस होगा, ये किसी ना किसी रिलीजन से जुड़ा होगा या रिलीजियस से रिलेटेड इसका कुछ काम होगा। जो चीज हम समझ ही नहीं पाए उसे हमने रिलीजियस का नाम दे दिया, ठीक है। These include terracotta figure of women, heavily jeweled, some with elaborate headdress। अब इसमें से एक एग्जांपल है टेराकोटा फिगर ऑफ वुमेन। आपको इमेज देखने को मिल रही है, ये वाली इमेज, इसमें क्या बोल रखा है, ये जो विमेन है इसमें आपको ये देख रहे हैं, ये क्या है, ज्वेलरीज है, ठीक है, ये क्या है, ज्वेलरी है, ठीक है, ज्वेल है, ये हेड पे बना रखा है, ये क्या है, ये भी एक टाइप से क्या है आपका हेड ड्रेसर या फिर जिसे हम एक टाइप से ज्वेलरी मान लो, मुकुट मान लो, ठीक है, ये भी एक ज्वेलरी है। तो हम ये मानते हैं आज के टाइम पे अगर आप गॉड गॉडेस को देखो, हम कहते हैं भाई गॉडेस जो होती है उनके पास मुकुट इतने महंगे पहने पहने थे, सोने के मुकुट होते हैं, यहाँ पे ही बड़े बड़े चांदी सोना चांदी छोड़ो सोने लटके पड़े रहते हैं, गोल्ड की चेन ये सब होती है। तो हमने क्या किया, उससे डिपिक्ट करके बोला कि ये किस लिए होंगी, ये एज अ दीज वर रिगार्डेड एज मदर गॉडेस। तो हमने इसे क्या बोला, मदर गॉडेस का नाम दे दिया कि ये क्या है, मदर गॉडेस, ये उस टाइप की भगवान होगी, फीमेल गॉड होंगी। Rare stone statuary of men in almost standardized posture, seated with the hand on knees, such as a priest king, was also similarly classified। अब यहाँ पे हमें एक तो विमेन की बात होगी, अब हमें एक मैन का स्टैचू मिला, वो क्या है, एक बैठा हुआ है, ठीक है, उसके हाथ का है घुटने के ऊपर है, एज अ जैसे एक राजा नहीं बैठता आराम से अपने सिंहासन पे अपने दोनों हाथ को घुटने पे रख के, तो उस टाइप की हमें स्टैचू देखने को मिली है, उसे भी हमने इसी बेसिस पे क्लासिफाई किया है। In other instances, structure has been assigned ritually significance. These include great bath, fire altars at Kalibangal and Lothal। अब क्या है कि अलग अलग जो चीजें थी, जैसे ग्रेट बाथ हो गया, उससे हमने क्या कहा था कि रिचुअल्स के लिए यूज होता होगा। फायर अल्टर्स आग की भट्टी टाइप की होगी, उसे हम मानते हैं कि क्या कहते हैं रिचुअल्स के लिए यूज होता है, हवन वगैरह करने के लिए यूज होता होगा। कहाँ कहाँ पे मिले, कालीबंगल और लोथल पे ये सारी चीजें हमें देखने को मिली है। Attempts have also been made to reconstruct religious belief and practice by examining seals, some of which seems to depict ritual scenes। अब क्या था, अलग अलग अटेम्प्ट्स हमें देखने को मिले, किस लिए, टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस बिलीफ, अलग अलग जो रिलीजन है उनके बिलीव्स को मिलाने के लिए कि इस टाइम पे क्या रिलीजन फॉलो होता होगा, किस टाइप के बिलीव्स लोग रखते होंगे। तो इस टाइप के एविडेंस को भी हमने क्लम्स करने की कोशिश की है, उस टाइप के एविडेंस को हमने जोड़ने की कोशिश की। क्लम्स मतलब जोड़ना होगा, ठीक है। एग्जाम सील्स और डिपिक्ट, हाँ, others with plant motifs are though to indicate nature worship। अब क्या था, कुछ सील्स पे हमें क्या मिले, प्लांट के डिपिक्शन मिले, ठीक है, पेड़ पौधे देखने को मिले। इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे नेचर की भी पूजा हुआ करती थी। एनिमल्स के डिपिक्शन मिले, जैसे कि वन हॉर्न्ड एनिमल ऑफ्टन कॉल्ड यूनिकॉर्न डिपिक्टेड ऑन सील सीम मिथिकल। अब
कंपोजिट क्रिएचर। अब हमें ये देखते हैं कि एक सींग का जानवर भी हमें देखने को मिला है कई सील्स पे, तो हम ये मानते हैं क्या पता एक यूनिकॉर्न हो। यूनिकॉर्न अगर आपने देखा हो, कार्टून्स देखे हो बचपन में, तो घोड़ा या फिर कोई एक जानवर होता है जिसके सिर्फ एक सींग हो, तो उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। तो उस टाइप के भी हमें एक मिथिकल कैरेक्टर, क्योंकि असली में तो हमें देखने को मिला नहीं वन हॉर्न वाला कोई यूनिकॉर्न, तो हम ये मानते हैं कि ये क्या था, एक टाइप का मिथिकल कैरेक्टर होगा। ठीक है, उस टाइप का मतलब सोची समझी या फिर क्या कहते हैं एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर ने बना रखा होगा। इन सम सील्स, कुछ सील्स में क्या देखने को मिला, अ फिगर शोन सीटेड across leg in yogic posture, sometimes surrounded by animals, have been regarded as a depiction of Proto-Shiva that is in early form of one of the major deities of Hinduism। अब बोला गया, अब इस स्टैचू की बात की गई। यहाँ पे देखो पहली लाइन क्या बोले, समटाइम्स सराउंडेड, नहीं सीटेड क्रॉस्ड लेग, अभी क्रॉस्ड लेग करके बैठे हुए हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, योगिक पोस्चर। अब क्या होता है, योगा में हम अपने दोनों हाथ को घुटने पे रखते हैं और क्या करते हैं, योगा का पोस्चर कंटिन्यू करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। सराउंडेड बाय एनिमल्स, अब जानवरों की चारों तरफ क्या है, फिर जानवर है। ठीक है, इन्हें हमने क्या डिनोट किया, प्रोटो शिवा के नाम से डिनोट किया है। प्रोटो शिवा कौन थे, एक अर्ली फॉर्म ऑफ गॉड थे, अर्ली फॉर्म ऑफ वन ऑफ द मेजर डाइटीज, बहुत सारी डाइटीज में से एक डाइट। ठीक है, वन ऑफ दी मेजर डाइटीज, सबसे इंपॉर्टेंट डाइटीज क्या था, प्रोटो शिवा को माना गया था, शिवा को मान। बिसाइड कॉलोनिकल स्टोन्स ऑब्जेक्ट हैव बीन क्लासिफाइड लिंगा, तो हमें शिवलिंग भी वहां पे देखने को मिला है। ठीक है, ये बताया गया है, कॉनिकल स्टोन्स। ठीक है, मेनी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पन रिलीजन आर मेड ऑफ द assumption दैट लेटर ट्रेडिशन प्रोवाइड पैरेलल विथ ईच विथ अर्लियर वंस। अब बोला गया था काफी जो हड़प्पन को हमने क्या, हड़प्पन के रिलीजियस को जोड़ने की कोशिश की, एज्यूम किया, वो हमने क्या किया, हड़प्पा का टाइम पीरियड लिया और अपने प्रेजेंट का टाइम पीरियड लिया। जो प्रेजेंट के टाइम पीरियड में अगर ए बी सी डी बोली जा रही है, तो हड़प्पा में भी हम ये मान सकते हैं कि ये जो अल्फाबेट्स होंगे ए बी सी डी, ए को ये डिनोट करता होगा, बी को ये डिनोट करता होगा। ठीक है, कुछ ऐसे मान लेते हैं, इसको ये सी डिनोट करता होगा, ये हमारा ई होगा। तो इस टाइप का हम मानते हैं कि हम प्रेजेंट में जो चीज हम जानते हैं उसे हमने पास्ट से कनेक्ट करके देखा है। दिस इज बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ्टन मूव फ्रॉम नोन टू अननोन, दैट इज फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट। ये इसका मतलब यही है कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या, कहां से जाते हैं, प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं, फ्रॉम नोन टू अननोन। नोन मतलब जो प्रेजेंट को हम जानते हैं, पास्ट को हम जानते नहीं, तो वही चीज बोली है, नोन से अननोन में जाना। वाइल इट इज प्लॉसिबल इन द सीन, in the case of stone coins and pots, it become more speculative when we extend it to religious symbol। अब जब प्रेजेंट से पास्ट में जानना, ये तो चलो उन चीजों के लिए ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया कि पॉट्स के बारे में जाना है, आज के टाइम पे पॉट्स पानी के लिए काम ये आते होंगे, तो उस टाइम पे भी काम आता है। उस आज के टाइम जो स्टोन कोल्स है, स्टोन कोल्स कौन से होते हैं, कहाँ गए ये जो चीज है, इसके बीच में क्या डाला जाता है, अगर आप कभी आटे की चक्की पे गए हो, कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। बट आज के टाइम तो मशीन हो गई, तो यहाँ बीच से ना हम क्या गेहूं या चावल डालते हैं और ये जो लकड़ी है इसे पकड़ के गोल 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 इसके घुमाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो गेहूं आटा है, जो गेहूं है वो क्या होता है, पिस के यहाँ पे हमें दिखता हुआ, बिखरता हुआ देखने को मिलता है। तो जब हम पॉट स्टोन कोल्स की बात करते हैं, ये तो नॉर्मल उस टाइम पे भी यूज होता होगा, आज के टाइम पे भी यूज होता होगा। ठीक है, इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। बट जब हम रिलीजियस को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, किसी रिलीजन को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तब हमें दिक्कतें आती है, क्योंकि हर रिलीजन, ये क्या पता उस टाइम का रिलीजन अलग हो, आज के टाइम का रिलीजन अलग हो, इस वजह से हमें दिक्कतें आती हैं। अब लेट अस लुक फॉर इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल के लिए मानते हैं, अब प्रोटो शिवा, ये सील की बात की गई है। सील द अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ऋग्वेद। अब ऋग्वेद सबसे पुरानी और सबसे क्या कहते हैं अर्ली जो रिलीजियस टेक्स्ट कौन सी, वो है ऋग्वेदा। ठीक है, मेंशन अ गॉड नेम रुद्रा विच इज नेम्ड यूज्ड फॉर शिवा इन लेटर पुरानी। अब ऋग्वेदा में ना एक भगवान का नाम बोला गया है जो कि क्या है, रुद्रा। अब रुद्रा का जो दूसरा नाम वो है शिवा, जो कि पुरानी ट्रेडिशन में देखने को मिला है। जो ऋग्वेदा के बाद जो चीजें आई उसमें हमें शिवा का नाम देखने को मिला था। हाउएवर अनलाइक शिवा, रुद्रा इन ऋग्वेदा इज नाइदर डिपिक्टेड एज पशुपति नॉर एज योगिक। अब बोला गया है कि शिवा को ना, जब बाकी जो पुरानी टेक्स्ट हम देखते हैं उसमें हम देखा है जो शिवा है वो क्या है, जानवरों से प्यार करता है। ठीक है, अपने आसपास एक योगिक पोस्चर में हमेशा रहते हैं। ठीक है, योगा करते रहते हैं। बट जो रुद्रा के बारे में ऋग्वेदा में बता रखा है, उसमें ये नहीं बता रखा कि वो जानवरों से प्यार करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, क्या वो वो नॉर एज अ योग, ना उन्हें योगिक की तरह, ना उन्हें एक योगी बाबा की तरह जो कहते हैं
डिनोट किया हुआ है ऋग्वेदा में। तो हम यही चीज देख सकते हैं कि पुराने टेक्स्ट में बोला है कि शिवा जो है वो क्या कहते हैं, जानवर से प्यार करता है। ऋग्वेदा में ये चीज नहीं बोली गई है। तो यहीं पे हम रिलीजियस का जो है, दोनों एक ही भगवान के बारे में बात कर रहे हैं बट अलग अलग डिपिक्शन है, तो रिलीजियस को इसीलिए कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इन अदर वर्ड दीज डिपिक्शन डज नॉट मैच द डिपिक्शन ऑफ रुद्रा इन ऋग्वेदा। वही चीज जो मैंने आपको बताया कि इन ये जो डिपिक्शन है ये अलग अलग है दोनों जगह पे। इज दिस देन पॉसिबल अ शमन एज अ सम स्कॉलर हैव सजेस्टेड। तो इसका मतलब ये है अशमन एज सम स्कॉलर कि ये जो हमने प्रोटोशिवा का नाम दे रखा है, ये क्या पता असली में प्रोटोशिवा ना हो, ये क्या हो, शमन। शमन कौन है? मेन एंड वुमेन हु क्लेम्स मैजिकल एंड हीलिंग पावर एज वेल एज एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर वर्ल्ड। तो क्या ये भगवान ना होगी, एक शमन एक आदमी होगा जो जिसके पास कोई मैजिकल पावर होगी, जो लोगों को ठीक कर सके, जो एक दूसरी लैंग्वेज में क्या कर सके, बात कर सके। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे और यहीं से हमारा क्या होता है, चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसके नोट्स की तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, और जैसी क्लास क्या कहते हैं, ये 2-4 मतलब मिड टर्म आने वाले होंगे तो मैं इनकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।